नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग मेरे साथ आधुनिक भारत के इतिहास की जर्नी प्रारंभ कर चुके हैं और उसमें से हम लोगों ने पहला टॉपिक समाप्त भी कर दिया है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। लेकिन ये जो मैं आज कर्नाटक युद्ध पढ़ाने जा रहा हूँ, ये उसी से रिलेटेड है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध होते हैं वो क्या है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध का प्रारंभ क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। ठीक है, इसमें से अब यहाँ पे हो रहे थे भारत में, तो भारत के नवाब भी इन्वॉल्व होंगे कहीं ना कहीं, होंगे कि नहीं। अगर दोनों लोग लड़ेंगे, और यहाँ पे शासक कौन था, मुगल शासक के अधीन थे और कुछ राज्य स्वतंत्र भी हो गए थे 1707 के बाद, जैसे हैदराबाद हो गए थे, जैसे बंगाल हो गए थे। ठीक है ना, दक्कन के राज्य थे। तो वो जैसे कर्नाटक था, वो हैदराबाद से अपने आप को अलग उसने घोषित कर दिया था। तो इस तरीके से ये राजा भी इन्वॉल्व थे उसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन मेन जो फर्क पड़ा वो किसको पड़ा, फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को। ये जो मेन युद्ध है उसमें रिजल्ट के रूप में किसके लिए निकला, फ्रांसीसियों के लिए और अंग्रेजों के लिए भी। अंग्रेजों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट निकला और फ्रांसीसियों के लिए निगेटिव रिजल्ट निकला। तो अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं और एक कहानी है, आप उसको समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है ये सब क्रम से है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बची तृतीय कर्नाटक युद्ध की। तो वो यहाँ से जहाँ जहाँ पे ये रेड पेन से लिखा हुआ है वो सब तृतीय कर्नाटक युद्ध का है। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता जाऊंगा, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कैसे होती है। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध होता है कि 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है ना। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है, वो सप्तवर्षीय युद्ध होता है। तो उसी के परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में जहां जहां पे फ्रांसीसी और अंग्रेज थे आपस में भिड़ गए, भारत में भी थे। तो हम लोग भारत में, इसलिए भारत का प्रभाव देखेंगे उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन उसके पहले आपको ये दो एंटिटी और देखना पड़ेगा। कौन से, एक हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक। ठीक है, हैदराबाद के उस समय निजाम कौन थे, अभी मोटा मोटा देख लेते हैं उस समय, क्योंकि इनका नाम आएगा आगे। तो हैदराबाद के उस समय निजाम था निजाम उल मुल्क आसफ जाह। क्या नाम था, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। कब की बात कर रहे हैं हम, कर्नाटक युद्ध के आसपास की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय कौन थे ये, निजाम उल मुल्क आसफ जाह। ठीक है, उसका एक पुत्र भी था, दो पुत्र थे, एक था नासिर जंग और दूसरा सलावत जंग। ठीक है, नासिर जंग और सलावत जंग। ठीक है, नासिर जंग का एक भांजा भी था जिसका नाम था मुजफ्फर जंग। क्या नाम था, मुजफ्फर जंग। क्लियर, तो ये आपने समझा हैदराबाद, ये कर्नाटक। ठीक है, ये जो कोरोमंडल तट वाला एरिया है, जो इधर मद्रास वाला एरिया है, इसका कुछ भाग था इधर कर्नाटक, और इसके पीछे जो भूमि थी वो पूरा कर्नाटक के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो कर्नाटक में कौन था, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन। कौन था, अनवरुद्दीन। उसका एक बहनोई था चंदा साहिब। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे इसका झगड़ा होता है। तो अनवरुद्दीन का बहनोई था चंदा साहिब, और अनवरुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद अली। कौन था, अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली। समझ में आया ये। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आगे आएगा, मैं वहां से लिंक करूंगा, इसलिए आपको बता दिया। अब भारत में और कौन थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर कौन था, डुप्ले। ठीक है, बहुत ही चालाक, बहुत ही होनहार और शक्तिशाली गवर्नर जनरल था डुप्ले। अगर डुप्ले भारत में रहता, ठीक है, अगर उसको फ्रांसीसी सरकार बुला नहीं लेती वापस, तो शायद जो अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया था भारत, वो सिनेरियो थोड़ा चेंज होता, वो वैसा नहीं होता जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे फ्रांसीसियों का शासन होता, फ्रांसीसी अपना साम्राज्य बनाते। ठीक है, अंग्रेज ना बना पाते अगर डुप्ले यहाँ पे रहता। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। और उस समय एक और घटना थी 1757 में, क्या हुआ था, प्लासी, हम आगे पढ़ेंगे बंगाल में, प्लासी के युद्ध। तो वहां पे उनको बहुत सारा पैसा मिला था, किसको,
अंग्रेजों को, है ना, क्योंकि प्लासी वो जीत गए थे, तो वहां से उन्होंने अपने मन मुताबिक वहां का क्या नवाब बना दिया वहां पे, तो उस वजह से उनको बहुत सारा पैसा मिला, तो उसका भी प्रभाव कर्नाटक युद्धों में पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ओके, शुरू करते हैं हम लोग कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का पहला युद्ध कब से कब तक है? 1746 से 1748। 1746 से 1748 क्यों शुरू हुआ? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, 1740 में शुरू हुआ था, उसकी वजह से कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हुआ। यह लिखा हुआ है कारण क्यों हुआ। ठीक है, तो जहां जहां पे अंग्रेज और फ्रांसीसी थे वहां वहां पे पूरे संसार में भिड़ गए। तो भारत में पहल किसने करी? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का एक नौसेना नायक था बार्नेट, तो उसके नेतृत्व में उसने, अंग्रेजी नौसेना ने बार्नेट के नेतृत्व में फ्रांसीसी नौसेना के जलपोत पकड़ लिए। ठीक है, जलपोत पकड़ लिए। तो उस समय कौन था? डुप्ले महोदय थे। तो डुप्ले ने, जो नवाब थे, कौन? कर्नाटक के, उनसे कहा कि भाई आप हस्तक्षेप करिए, ये हमारे इन्होंने जलपोत पकड़ लिए हैं। तो अनवरुद्दीन ने बोला कि भाई छोड़ दो अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों ने कहा कि सुना नहीं, अंग्रेजों ने नहीं सुना। तब डुप्ले की मजबूरी हो गई, उनको अपने जलपोत छुड़ाने थे। तो डुप्ले ने मॉरिशस के जो फ्रांसीसी गवर्नर था, मैंने बताया था 1721 में, जब 1720 में फ्रांसीसी कंपनी का पुनर्गठन हुआ, तो 1721 में उन्होंने क्या, मॉरिशस में अपनी व्यापारिक कोठी बनाई, वहां पे अधिकार कर लिया था। तो मॉरिशस से उन्होंने गवर्नर जनरल को बुलाया। ठीक है, डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर कौन थे? लॉ बूर्डोने। कौन थे? लॉ बूर्डोने से सहायता मांगी। तो लॉ बूर्डोने आए, 3000 सैनिक लेके आए। ठीक है, और क्या कर दिया? मद्रास को जीत लिया। क्या कर दिया? मद्रास को जीत लिया, और नौसेना पे जो उन्होंने जलपोत पकड़े थे वो सब छुड़ा लिए। तो थल और जल दोनों पे उसने घेरा डाल दिया। तो बूर्डो ने क्या सोच रहा था कि अंग्रेजों से हम फिरौती ले लें और मद्रास वापस दे दें, लेकिन डुप्ले कह रहा था नहीं ऐसा मत करो। डुप्ले एग्री नहीं था, उससे सहमत नहीं था। डुप्ले बोला ऐसा मत करो, मत दो उनको मद्रास अंग्रेजों को। लेकिन बूर्डो ने माना नहीं। उसने क्या किया? 40,000 पाउंड, ठीक है, उनसे पैसा लिया फिरौती के रूप में अंग्रेजों से, और मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। ठीक है, तो डुप्ले ने, बूर्डो ने चला गया, डुप्ले ने क्या किया? मद्रास पे वापस घेरा डाल दिया। ठीक है, क्योंकि वो बूर्डो ने मना कर रहा था कि भाई आप मत उसको वापस करो मद्रास को, लेकिन उसने पैसा लिया बूर्डो ने और उसको वापस कर दिया। तो क्या हुआ? जब डुप्ले ने वहां पे घेरा डाल लिया तो अंग्रेजों ने किससे बोला? कर्नाटक के नवाब से बोला। कौन? अनवरुद्दीन से, कि भाई ये तो फिर से घेरा डाल दिए, इनको हटाइए। तो अनवरुद्दीन ने कहा डुप्ले से कि ये अभी हटा दो मद्रास, उन्होंने तो पैसा दे दिया है 40,000 पाउंड। तो डुप्ले ने कूटनीति चली, उसने कहा कि नहीं हम मद्रास लेके आपको दे देंगे। किसको? कर्नाटक के नवाब को। लेकिन कर्नाटक के नवाब को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा शंका हो गई कि ये डुप्ले पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो एक कर्नाटक के नवाब और डुप्ले के बीच युद्ध छिड़ गया, उसी कर्नाटक के युद्ध के दौरान ही। ठीक है, उसको बोलते हैं सेंट थोमे का युद्ध। क्या बोलते हैं? सेंट थोमे का युद्ध। सेंट थोमे एक जगह है, उस जगह पे लड़ाई हुई, तो इसलिए क्या बोल देते हैं? सेंट थोमे का युद्ध। करके कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ। है तो ये कर्नाटक युद्ध का ही भाग, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का। ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट थोमे का युद्ध 1748 में। उसके पहले मैंने आपको बता दिया कि आया, 3000 सैनिकों के साथ मद्रास को घेर लिया। बूर्डोने ने 40,000 पाउंड की फिरौती लेकर मद्रास अंग्रेजों को दे दिया। डुप्ले ने वापस मद्रास को पुनः घेर लिया। और उसके बाद की जो कहानी कि क्यों हो गया सेंट थोमे का युद्ध, क्योंकि डुप्ले नहीं माना। उसने बोला कि हम आपको दे देंगे नवाब को कि ये मद्रास, नवाब को भरोसा नहीं हुआ, सेंट थोमे का युद्ध हो गया। आप देखो सेंट थोमे के युद्ध में किसके किसके बीच हुआ? एक कैप्टन थे फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइस, कौन था? पैराडाइस, और अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन से होना ही था।
तो फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज और अनवर्दन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट थोमे का युद्ध। यहां से फ्रांसीसी शक्ति या ये बोलिए कि यूरोपीय शक्ति अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है ना, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किसी यूरोपीय शक्ति की ये पहली विजय है, सेंट थोमे की विजय, जहां पे इतनी बड़ी सेना अनवरुद्दीन की 10,000 सैनिक, लेकिन कैसे थे, घुड़सवार सैनिक। और पैराडाइज के पास, फ्रांसीसी के पास कितने सैनिक थे, 200 सैनिक उनके फ्रांसीसी थे और 700 क्या थे, भारतीय सैनिक थे उनकी टुकड़ी में। लेकिन उनके पास तोप थे, आधुनिक हथियार थे, ठीक है, और उनकी नौसैनिक शक्ति बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे एक चीज उजागर होती है कि मुगलों की जो घुड़सवार सेना थी उनकी पोल खुल गई कि इसमें कुछ दम है नहीं। एक 700-900 सैनिक मिलकर के 10,000 इतनी बड़ी सेना को हरा दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, मौका मिल गया, अंग्रेजों को भी पता चला अरे ये 10,000 सैनिक हार गए, ठीक है ना। तो वो अंग्रेजों को भी बल मिला वहां से कहीं ना कहीं, जीते भले ही फ्रांसीसी ये सेंट थोमी का युद्ध, लेकिन यूरोपीय की जो मेन एंटिटी थी कौन थी, फ्रांसीसी उस समय थे और अंग्रेज। उस समय उन दोनों में आपस में युद्ध चल रहा था कि कौन यहाँ पे शासन करेगा, जो ये युद्ध जीतेगा वही शासन करेगा, मीन्स फ्रांसीसी और अंग्रेज में जो रहेगा, ठीक है, वही शासन भारत में करेगा। तो क्या हुआ कि ये अनवरुद्दीन हार गए और वहां से पता चल गया कि इसमें दम नहीं है, मुगलों की जो इतनी बड़ी घुड़सवारी सेना है उसमें कोई दम नहीं है, यूरोपियों की जो सेना है उसमें बहुत शक्ति है, और वहां पे नौसेना, ठीक है ना, की उत्कृष्टता का प्रमाण मिलता है, ठीक है, और कि आधुनिक सेना कितनी इंपॉर्टेंट थी उस समय, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ओके। अब इसके बाद देखते हैं क्या हुआ, इसका अंत होगा अभी कर्नाटक युद्ध का। क्यों शुरू हुआ था, कारण यहां से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। तो यूरोप में क्या हुआ, ए ला सैपेल की संधि हुई। किसकी, यूरोप में ए ला सापेल की संधि हुई 1748 में। तो ला सापेल की संधि में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। उसी वजह से अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच जहां जहां पे युद्ध हो रहे थे वो सब समाप्त हो गए। तो परिणामतः कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। किसकी वजह से, यूरोप में एला सैपल की संधि की वजह से समाप्त हो गया। तो अंग्रेजों और उसमें कर्नाटक के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि दोनों में बराबर रहे, दोनों जितने जीते थे फ्रांसीसियों ने वो अंग्रेजों को दे दिया, मद्रास वापस दे दिया, और लुई वर्क करके वहां पे एक स्थान था अमेरिका में वो फ्रांसीसियों को मिल गया, मतलब आपस में समझौता हो गया। तो जो जैसा था वापस उसी स्थिति में आ गए, ठीक है। तो ये रहा आपका कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रारंभ होता है और उसी की वजह से संधि होती है वहां पे और उसी वजह से समाप्त हो जाता है। उसी के बीच में लेकिन सेंट थोमे का युद्ध हो जाता है, जिससे फ्रांसीसियों की जो नौसेना की उत्कृष्टता स्थापित हो जाती है, किस पे, मुगलों की घुड़सवारी सेना पे, ठीक है। ये बहुत बड़ी विजय थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बक्सर से पहले ये एक विजय इंपॉर्टेंट है, प्लासी और बक्सर से पहले सेंट थोमे का युद्ध 1748। इसके बाद क्या होता है, 1748 में समाप्त होता है, 49 में फिर युद्ध शुरू हो जाता है, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। अब द्वितीय युद्ध का रीजन क्या है, थोड़ा लोकल है, मतलब यहाँ का भारत का ही, ठीक है, वो भी हैदराबाद और कर्नाटक से जुड़ा हो। क्या हुआ, हैदराबाद में निजामुल मुल्क थे नवाब आसफ जाह, उनकी मृत्यु हो गई 1748 में, है ना। ये पहले आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है, मैंने कुछ फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं, बहुत सारे इसमें कहानी है तो पूरी कहानी नहीं लिखी जा सकती, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको लिख लीजिए, और उसके बाद जो मैंने कहानी बताई है वो भी आप लिख लेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्या हुआ, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 1754 तक चला। मैंने क्या बताया कि हैदराबाद के जो निजाम थे, निजामुल मुल्क आसफ जाह, उनकी 1748 में मृत्यु हो जाती है। तो जब किसी नवाब या किसी राजा की मृत्यु होती है तो पहला प्रश्न क्या खड़ा होता है, उत्तराधिकार का। अब पूरा इतिहास उठा के देखें, प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो ये लगभग वही कहानी चल रही है। उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया, उत्तराधिकार की प्रॉब्लम आ गई कहाँ पे, हैदराबाद।
वैसे तो क्या हुआ, निजामुल मुल्क का पुत्र नासिर जंग, है ना, ये उत्तराधिकारी बन गया वहां का, किसका, आसफ जाह का, नासिर जंग। ठीक है, लेकिन नासिर जंग का जो भांजा था मुजफ्फर जंग, उसने दावा ठोक दिया। उसने कहा कि हम इसके उत्तराधिकारी बनेंगे, किसके, हैदराबाद के। और उधर क्या हुआ, उसी समय चंदा साहिब, ठीक है ना, चंदा साहिब क्या थे, चंदा साहिब को मराठों ने कैद कर रखा था। ठीक है, एक मराठे भी एक एंटिटी थे, तो मराठों ने चंदा साहिब को कैद कर रखा था। उसी समय चंदा साहिब को उन्होंने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो अब यहाँ पे भी उन्होंने दावा ठोक दिया, किसका, उत्तराधिकार का। तो अब यहाँ पे कर्नाटक में और हैदराबाद में दोनों जगह उत्तराधिकार को लेकर के अव्यवस्था फैलने लगी। तो डुप्ले ने दिमाग लगाया, उसकी थोड़ी देखो, प्रथम कर्नाटक युद्ध में वो जीता, सेंट थोमे का युद्ध, ठीक है, तो कहीं ना कहीं डुप्ले का कद बहुत ऊंचा हो गया। और डुप्ले की खुद की जो इच्छा शक्ति थी एक अपना साम्राज्य, फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की, तो उसने सोचा कि ये मौका अच्छा है, अव्यवस्था फैली हुई है हैदराबाद और कर्नाटक में, क्यों ना हम एक पक्ष को सपोर्ट करते हैं, मीन्स अपने हिसाब से हम राजा बैठाते हैं, नवाब तय करते हैं, जो आगे चल करके अंग्रेजों ने भी किया, बंगाल में वैसा ही किया। ठीक है, तो डुप्ले ने क्या किया, हैदराबाद में किसका सपोर्ट कर दिया, मुजफ्फर जंग का। कर्नाटक में किसका सपोर्ट कर दिया, चंदा साहिब का। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले, ठीक है, ये तीनों मिल गए। ठीक है, इन तीनों की सेना ने कहां पे आक्रमण कर दिया, कर्नाटक पे। कहां पे आक्रमण कर दिया, कर्नाटक पे। कर्नाटक में एक जगह है, ठीक है ना, अंबूर, जैसे यहाँ पे एक जगह थी सेंट थोमे, वैसे एक जगह है अंबूर। तो कभी कभी अलग से पूछ सकता है अंबूर का युद्ध। ठीक है, इसलिए मैंने लिख दिया कि कर्नाटक में एक जगह थी, कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित करके मार डाला। ठीक है, कौन कौन, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और डुप्ले, क्योंकि डुप्ले इन दोनों को बनाना चाहता था नवाब। ठीक है, तो अंबूर के स्थान पर, अंबूर का युद्ध है, कर्नाटक में एक जगह है, अंबूर एक जगह का नाम है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, अंबूर का युद्ध। अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन जब कर्नाटक का नवाब मर गया तो कौन बनना चाहिए, वैसे तो उसका पुत्र बनना चाहिए, उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद अली, लेकिन युद्ध कौन कर रहा था, चंदा साहिब। किस लिए कर रहा था, नवाब बनने के लिए। किसने सपोर्ट किया, डुप्ले ने और मुजफ्फर जंग, ये तीनों मिल करके कर रहे थे। तो वो मारा गया। तो मोहम्मद अली वो भाग के त्रिचनापल्ली के किले में जाके छुप गया। मोहम्मद अली ने भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ले ली। ठीक है, ओके, एक नया प्लेस आपको मिला, त्रिचनापल्ली, वो भी कर्नाटक का ही, कर्नाटक में ही है। तो त्रिचनापल्ली को छोड़ करके पूरे कर्नाटक में चंदा साहिब क्या बन गया, शासन करने लगा। और चंदा साहिब ने अपनी राजधानी क्या बनाई, अर्काट। क्या बनाई, चंदा साहब ने अर्काट को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ कर दिया। समझ में आया पूरी कहानी कर्नाटक की? नहीं आया तो फिर से सुन सकते हैं जो अभी मैंने बोला, ठीक, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, तो चंदा साहिब तो बन गए नवाब, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या हुआ, अभी बचा कौन, हैदराबाद, है ना, हैदराबाद। तो अंग्रेजों, अभी आप देखना, जब फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों दुश्मन हैं, फ्रांसीसी जब एक पक्ष का सपोर्ट करेंगे तो अंग्रेज मजबूरी में दूसरे पक्ष का सपोर्ट करेंगे। तो फ्रांसीसी किसका सपोर्ट कर रहे थे, मुजफ्फर जंग का यहाँ पे, तो अंग्रेज किसका सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, नासिर जंग का। क्लियर? यहाँ पे किसका सपोर्ट कर रहा था, डुप्ले, चंदा साहिब का, तो अंग्रेज किसका सपोर्ट करेंगे, मोहम्मद अली का। क्लियर है? तो पहले आते हैं नासिर जंग। तो नासिर जंग और अंग्रेज ये मिल करके इन्होंने क्या किया, कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया। नासिर जंग और अंग्रेज लोग मिल करके कर्नाटक पे आक्रमण कर दिया। कर्नाटक पे आक्रमण किया, उसी बीच नासिर जंग की सेना ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो नासिर जंग ऐसे ही फालतू में निपट गया। ठीक है, तो नासिर जंग, उनकी खुद की सेना के विद्रोह के कारण नासिर जंग खत्म हो गया। अब जब नासिर जंग खत्म हो गया तो अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे बचता कौन है? मुजफ्फरजंग। कौन बचता है? मुजफ्फरजंग। तो डुप्ले ने क्या किया, तुरंत मुजफ्फरजंग को यहाँ का नवाब घोषित कर दिया, हैदराबाद का, क्योंकि जो उसका उत्तराधिकारी नासिर जंग तो रहा नहीं, वो ऐसे फालतू में खत्म हो गया। तो मुजफ्फरजंग को डुप्ले ने क्या कर दिया, हैदराबाद का नवाब बना दिया। फिर क्या हुआ, मुजफ्फरजंग को बस्सी, एक है, मैंने यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है उसका नाम, ठीक है, उसको लेकर के ये जा रहा था, ठीक है, एक फ्रांसीसी एक कैप्टन था, वो लेकर के मुजफ्फरजंग को कहाँ जा रहा था? हैदराबाद। तो रास्ते में किसी ने इसको मार दिया। किसको? मुजफ्फरजंग को। वो भी फालतू में ही चले गए, नवाब बन नहीं पाए। तो फिर डुप्ले ने क्या किया, इसका जो दूसरा वो था निजाम का पुत्र सलावत जंग, नासिर जंग मर गए, उसकी जगह पे मुजफ्फरजंग को डुप्ले ने बनाया, ये मर गए हैदराबाद जाते समय पांडिचेरी से। तो उन्होंने क्या किया, सलावत जंग को यहाँ का क्या बना दिया, निजाम बना दिया। सलावत जंग को यहाँ का निजाम बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे चंदा साहिब थे, यहाँ पे सलावत जंग हो गए। अब उस समय एक नया नाम निकल के आता है, आप लोगों ने सुना होगा, लॉर्ड क्लाइव। तो वो लॉर्ड बाद में बने, गवर्नर जनरल बाद में बना, गवर्नर बाद में बना, पहले वो क्या था, एक क्लर्क था। उसकी महत्ता कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में स्पष्ट हो जाती है, ठीक है ना। उसका जो भी काम था, यहीं से उसको प्रमोशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? डुप्ले ने कहा चंदा साहिब से कि क्यों ना त्रिचनापल्ली पे घेरा डाल दिया जाए। कौन था वहां पे? मोहम्मद अली शरण लिए हुआ था त्रिचनापल्ली के दुर्ग में। तो ठीक है, चंदा साहिब ने कहा ठीक है। चंदा साहिब त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण, वहां पे क्या कर दिया, घेरा डाल दिया त्रिचनापल्ली के दुर्ग में। लेकिन त्रिचनापल्ली के दुर्ग को जीत नहीं पाए, घेरा डाले हुए थे। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि त्रिचनापल्ली से हम ये सेना हटाएं, फ्रांसीसियों की और ये चंदा साहिब की, लेकिन वो हटा नहीं पा रहे थे, ताकि मोहम्मद अली को वो कर्नाटक का क्या बना सके। त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली शरण लिए हुआ था, अंग्रेज मोहम्मद अली को यहाँ का नवाब बनाना चाहते थे। लेकिन वहां पे घेरा कौन डाले हुआ था? चंदा साहिब और फ्रांसीसी डुप्ले। लेकिन ना ये मोहम्मद अली को जीत पा रहे थे उधर दुर्ग के अंदर, और ना अंग्रेज चंदा साहिब को हटा पा रहे थे दुर्ग के बाहर से। तो क्लर्क क्लाइव ने, ठीक है ना, जो अंग्रेजी क्लर्क था जिसका नाम था क्लाइव, उसने क्या किया, उसने एक दिमाग लगाया, उसने एक नीति बताई कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम अर्काट पे, अर्काट जो इनकी राजधानी थी, अर्काट जो इनकी राजधानी थी चंदा साहिब की, अर्काट पे क्यों ना हम घेरा डाल दें या युद्ध छेड़ दें। तो चंदा साहिब वहां से हटेगा त्रिचनापल्ली से, अर्काट पे उसका ध्यान लग जाएगा, और हम त्रिचनापल्ली में मोहम्मद अली को निकाल लेंगे, त्रिचनापल्ली अपने अंडर में ले लेंगे, ठीक है। ऐसा किया और ऐसा हुआ भी। यहीं से क्लाइव, क्लर्क क्लाइव की कहानी यहीं से शुरू होती है, और वो क्या बन जाता है, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। तो एक क्लर्क गवर्नर भी बनता है ब्रिटिश शासन में। क्यों? उसके पास जो उसका दिमाग था। क्लाइव उस समय अंग्रेजी सेना में एक अच्छा व्यक्ति था, ठीक है, बहुत दिमाग लगाता था वो। तो उसकी वजह से उसका कद बढ़ने लगा, उसका प्रमोशन होने लगा, वो तो ठीक है। लेकिन कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में हुआ क्या, त्रिचनापल्ली डुप्ले हार गया, कब्जा नहीं कर पाया, बहुत धन की क्षति हुई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फ्रांसीसी सरकार ने उसी समय डुप्ले को क्या किया, बुला लिया वापस। 1754 में फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को बुला लिया। बोला, अब ये रीजन क्या दिया कि ये त्रिचनापल्ली आप नहीं जीत पाए, इस वजह से आपको वहां से बुला लिया, बहुत सारे धन और हमारे सैनिकों की क्षति हुई है, इसलिए आप वापस आ जाइए। वो एक बहुत बड़ी गलती थी फ्रांसीसी सरकार की। अगर डुप्ले को वहां से नहीं बुलाते, ठीक है, और डुप्ले की जगह गोडेयू को नहीं भेजते, तो शायद जो स्थिति है जो मैंने पहले बताया ये यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। डुप्ले शायद अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक शासक सिद्ध होता, और वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता, अंग्रेजों को स्थापित नहीं करने देता, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उसका कद इतना बढ़ गया।
तो लेकिन तिरुचिरापल्ली के युद्ध ने, ये जो हुआ वहां पे तिरुचिरापल्ली पे जो कब्जा नहीं कर पाए, वो उसने उसको पूरा उसका कद कम कर दिया। फिर क्या हुआ, उधर चंदा साहिब तिरुचिरापल्ली से भाग गए, आरकाट जीत लिया अंग्रेजों ने। आरकाट पे जब इसने चंदा साहिब ने अपनी सेना भेजी, 4000 सैनिक भेजे और हार गए, तो चंदा साहिब समझ गया कि हम अभी आरकाट पे वापस कब्जा नहीं कर पाएंगे, तो चंदा साहिब तिरुचिरापल्ली से भाग गया। तो तंजौर के राजा ने उसको रास्ते में उसकी क्या कर दी, मृत्यु कर दी। किसकी, मार दिया, मतलब उसको, चंदा साहिब को। चंदा साहिब को मार दिया तो फिर क्या हो गया, मोहम्मद अली को क्या बना दिया। परिणाम होता है चंदा साहिब के मरने के बाद मोहम्मद अली क्या बन गए, वहां का नवाब बन गया। कहाँ का, कर्नाटक का। तो ये जो मैंने बताया उसमें लगभग सारी कहानी यहाँ पे मैंने लिखी है। अंग्रेजों ने विरोधी पक्ष का साथ दिया, मतलब किसका दिया, मोहम्मद अली का और नासिर जंग का। ठीक है, 1750 में नासिर जंग ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और सेना के विद्रोह के कारण नासिर जंग मर गया और डुप्ले ने मुजफ्फर जंग को वहां का क्या बना दिया, नवाब बना दिया। इस सब मैंने कहानी बता दी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां लिखे जो मैं बोल रहा हूँ वो भी आप लिख लीजिए। एक अंग्रेज क्लर्क क्लाइव ने यह सुझाव दिया कि आरकाट पर घेरा डाला जाए तो चंदा साहिब तिरुचिरापल्ली से हट जाएगा। वैसा हुआ भी। चंदा साहिब को तंजौर के राजा ने क्या किया, मार दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखे हैं, बाकी कहानी मैंने आपको बता दी। परिणाम था मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। फिर यहाँ पे एक संधि होगी, ठीक है। 1754 में डुप्ले को वापस बुला लिया गया। डुप्ले की जगह कौन आया गवर्नर, गोडेहू। तो गोडेहू जो फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया उसने अंग्रेजों से एक संधि कर ली। कौन सी संधि हुई, पांडिचेरी की संधि 1755 में। ठीक है, एक अस्थायी संधि थी पांडिचेरी की संधि 1755 में। अस्थायी संधि में क्या था कि जो है सारे स्थान वो आप ले लो, सब वापस मतलब एक बराबर स्थिति में आ गए थे। लेकिन अंग्रेजों की उत्कृष्टता यहाँ पे थोड़ी सिद्ध होती है क्योंकि उन्होंने आरकाट जीत लिया था वहां पे और डुप्ले तिरुचिरापल्ली जीत नहीं पाया था। तो उन्होंने क्या किया कि जो राजाओं के द्वारा दी गई उपाधि थी तो फ्रांसीसी ने और अंग्रेजों ने दोनों ने छोड़ दी। उन्होंने बोला कि हम यहाँ के जो उत्तराधिकार का युद्ध है उसमें हम दोनों हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है ना। और वापस वो लोग अपने अपने स्थान पे वापस आ गए। तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध ऐसे ही समझ में समाप्त हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों को एज मिल जाता है थोड़ा, किससे, फ्रांसीसियों पर। ठीक है, तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध यहाँ पे हो जाता है। अब क्या आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। एक मिनट, तो अब हम लोग कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़ चुके, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध पढ़ चुके। अब कहां पे आते हैं, कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का जो कारण था, कर्नाटक का तृतीय युद्ध का कारण तो फिर से वही था, क्या, यूरोप में उत्तराधिकार का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध वहां पे फिर से प्रारंभ हो गया यूरोप में। तो कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब से कब तक हुआ, ये जो मैंने रेड पेन से अलग अलग लिखा है ना इधर उधर, ये सब कर्नाटक के तृतीय युद्ध के पॉइंट है। ठीक है, तो मैं अभी आपको पॉइंट आउट करता जाऊंगा, देख लीजिए। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब हुआ, 1756 से 1763। क्यों शुरू हुआ, इसका कारण क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध फिर से प्रारंभ हो गए, तो जहां जहां पे अंग्रेज और फ्रांसीसी थे फिर युद्ध चालू हो गए। ठीक है, फिर से उसी रीजन की वजह से कर्नाटक का तृतीय युद्ध यहाँ पे प्रारंभ होता है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, फ्रांसीसियों ने 1757 में किसको भेजा वहां से, काउंट डी लाली को, काउंट डी लाली को भेजा और उसको बहुत सारे सैनिक तथा असैनिक उनको क्या दे दिया, प्रशासनिक और ये सब, उसको बहुत सारी शक्तियां दे करके भेजी काउंट डी लाली को। ठीक है, जो सारी बस्तियां थी फ्रांसीसियों को वो सब उसके अधीन कर दी, सारा प्रशासन उसके अधीन कर दिया और उसको भेजा। तो वो कब पहुंचा भारत, 1758 में। भारत कब पहुंचा, 1758 में काउंट डी लाली भारत पहुंचा। फिर उसने क्या किया, फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। एक किला है फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। मद्रास पर घेरा डाल दिया। ठीक है, मद्रास पे घेरा डाल दिया तो उधर से क्या आ गई, अंग्रेजों की नौसेना आ गई। क्या आ गई, अंग्रेजों की नौसेना आ गई। ठीक है, मद्रास पे घेरा डाल दिया, अंग्रेजों की नौसेना आ गई। उसके कारण इसको मद्रास से अपना घेरा हटाना पड़ा। किसको, काउंट डी लाली को मद्रास का अपना घेरा हटाना पड़ा। एक निर्णायक लड़ाई है, इसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। क्यों, अब वो साम्राज्य बनाने के काबिल नहीं रहे फ्रांसीसी। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है। फिर क्या हुआ,
वांडीवास का युद्ध हुआ। इसी में कर्नाटक तटीय युद्ध के अंदर वांडीवास एक जगह का नाम है, वहां पे युद्ध हुआ। ये अकेले पूछ लेता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ? कब हुआ? 1760 में। किसके बीच के बीच हुआ? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ। वही सिंपल कर्नाटक तटीय युद्ध का ही एक पार्ट है वांडीवास का युद्ध। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? अब अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकूट। अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकूट नेतृत्व कर रहा था। और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? काउंट डी लाली। फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? काउंट डी लाली। आप देखेंगे कि इसी बीच में 1756 से 1763, 1757 में बंगाल में प्लासी का युद्ध हो चुका है और उसमें अंग्रेज जीत चुके हैं। ठीक है, अंग्रेज वहां पे क्या हुआ? जीत चुके हैं। तो अंग्रेजों को बहुत सारा पैसा मिला था वहां पे, तो अंग्रेजों को कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए अंग्रेज यहाँ पे थोड़ा और भारी पड़ रहे थे कर्नाटक के तटीय युद्ध में। किस पे? फ्रांसीसियों पे। तो वांडीवास का युद्ध हुआ 1760 में। किसके किसके बीच हुआ? आयरकूट, मतलब अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट, और फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन था? काउंट डी लाली। ये दोनों लीड कर रहे थे। परिणाम था क्या हुआ? फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गए। ठीक है ना। 1761 में पांडिचेरी पर भी कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी वहां से भाग के हर जगह से सारी बस्तियों पर, अंग्रेजों ने सारी पूरी बंगाल पूरा जीत लिया था 1757 में। तो पूरे बंगाल में जो उनकी बस्तियां थी, कासिम बाजार और ये सब, उन्होंने वहां पर क्या कर लिया? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। 1761 में जो बचा था पांडिचेरी, उस पर भी घेरा डाल दिया, कब्जा कर लिया। तो बाद में क्या हुआ? सब कुछ जब फ्रांसीसियों से ले लिया अंग्रेजों ने, तो लास्ट में क्या हुआ? पेरिस की संधि हुई। कहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यूरोप में पेरिस की संधि हुई। और वहां से क्या हुआ? सप्तवर्षीय युद्ध फिर समाप्त हो गया। तो यहाँ पे भी कर्नाटक का तटीय युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बस्तियां दे दी, पांडिचेरी दे दी, कुछ और दे दी, लेकिन शर्तें रख दी कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे, आप सेना नहीं रखेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? व्यापार करेंगे और कुछ नहीं। तो जो फ्रांसीसियों की साम्राज्य बनाने की जो लालसा थी, वो यहाँ से समाप्त हो जाती है और फ्रांसीसी सिर्फ व्यापारी बन के रह जाते हैं। ये फ्रांसीसियों की ये दशा ना होती अगर फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में डुप्ले को वापस ना बुलाया होता। ये बहुत बड़ी गलती थी। और एक और गलती थी कि इसने क्या किया था? काउंट डी लाली ने हैदराबाद में बस्सी को वापस बुला लिया था। ठीक है, ये देखो बुस्सी। यहाँ पे जब पांडिचेरी की संधि हुई थी 1755 में, तो वहां पे एक शर्त ये भी थी कि इस संधि में ये व्यवस्था थी कि बुस्सी, जो एक फ्रांसीसी एक नायक था, कैप्टन था, बुस्सी हैदराबाद में रहेगा। बुस्सी कहाँ रहेगा? हैदराबाद में रहेगा। तो काउंट डी लाली ने बुस्सी को वापस बुला लिया। ठीक है ना। ओके। और वो उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। अगर वो वहां से ना बुलाता तो हैदराबाद में उनकी स्थिति कमजोर नहीं होती। तो यहाँ पे बुस्सी को वापस बुला लिया हैदराबाद से, तो हैदराबाद में भी उनकी स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई। क्योंकि हैदराबाद में तो इन्हीं का शासन था ना एक तरीके से, क्योंकि सलावत जंग किसने बनाया था? फ्रांसीसियों ने, यही बुस्सी ने। ठीक है, क्योंकि बुस्सी किसको लेके जा रहा था? मुजफ्फर जंग को। तो रास्ते में ये मर गया मुजफ्फर जंग, तो बुस्सी ने किसको बना दिया? सलावत जंग को, मतलब डुप्ले ने। ठीक है, तो हैदराबाद भी उनके हाथ से निकल गया, ये कमजोर हो गया। और फिर पेरिस की संधि हुई 1763 में। उसके बाद फ्रांसीसी अब सिर्फ भारत में क्या बन के रहेंगे? व्यापारी। तो ये आपकी पूरी कहानी है कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध यहाँ से समाप्त होता है और अब हम लोग इंटर करेंगे बंगाल। ठीक है ना। अब अंग्रेजों की बंगाल विजय, बक्सर तक जाएंगे। तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप कमेंट जरूर करें प्लीज़। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि जो ज़रूरतमंद है उन तक ये सारी बातें पहुँचे और वो लोग सुव्यवस्थित ढंग से हमारे चैनल से जुड़ करके अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस से जुड़ करके वो लोग तैयारी कर सकें। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।